हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार में आपके क्लास 10 का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाला है, जिस कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस के प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको सारे प्रश्न आसानी से मिल सके। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से जो प्रश्न पढ़ करके जाएंगे, कल आपको वही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो बाद में आकर के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमें थैंक भी कह सकते हैं। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको समय रहते सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका आंसर क्या हो सकता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने दिया गया है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने है इटली और जर्मनी वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। उसके अलावा बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। उसके अलावा बात कर लेते हैं मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनेरी नाम की एक संगठन हुआ करते थे, उससे उनका संबंध था। उसके बाद बात कर लेते हैं इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऑस्ट्रिया नाम का एक देश था जो कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था तथा कई प्रकार की ये रोड़े लगाया करता था इसके एकीकरण के अगेंस्ट में। बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो उसको जो है प्रधानमंत्री के पद पर इसने नियुक्त करने का काम किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। बात कर लेते हैं गेरिबाल्दी पेशे से क्या था। तो गेरिबाल्दी पेशे से एक नाविक था, अर्थात नाव को जो चलाता है या आप कह सकते हैं कि जहाज़ों को जो चलाने का काम करता है उसको नाविक कहा जाता है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक व्यक्ति था जिसने जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। उसके अलावा जालवरीन एक व्यापारियों की संस्था थी, रक्त एवं लौह की नीति का अनुसरण बिस्मार्क ने किया था। एक सवाल और भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के आप कह सकते हैं भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करें। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका आपका राइट आंसर आपके सामने है 1871। उसके बाद बात कर लेते हैं यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत थे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनान। उसके बाद बात कर लेते हैं 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। दैट वाज तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दैट वाज सिचुएटेड इन कंबोडिया। उसके अलावा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। नरोत्तम सिहानुक जो था वो कंबोडिया का शासक था। उसके अलावा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम फान बोई चाओ की रचना है। उसके अलावा किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। वहीं अगर कोयले की भंडार की बात की जाए तो दैट आंसर शुड बी झारखंड। उसके अलावा भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो ये तारापुर है। उसके अलावा कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय कहने का मतलब हुआ ऐसा ऊर्जा स्रोत जो कि एक बार यूज कर लेने के बाद समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला। उसके बाद बात कर लेते हैं प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यह द्वितीयक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण माना जाता है। उसके बाद ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी जो आमतौर पर पुराने जमाने से जिस ऊर्जा स्रोत को हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो आधुनिक तकनीकों की वृद्धि हुई उसकी वजह से हम लोग सौर ऊर्जा से भी बहुत प्रकार के अपने क्रियाकलाप को करते हैं। तो ये आपका एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। उसके अलावा भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें तकरीबन 10 से 12 खनिज ही हमारे लिए उपयोगी है, बाकी सब जो है उसका और आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यापारिक लाभ नहीं है। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो मैग्नीज जो है आपके लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। उसके अलावा निम्न में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अभ्रक जो है आपके आधात्विक खनिज का उदाहरण है। उसके अलावा किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो लोहा जो है वो उद्योगों की जननी कही जाती है। और अगर आपसे पूछ ले कि किस ईंधन को उद्योगों की जननी कहा जाता है तो इसका आपका राइट आंसर कोयला हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो मयूर या मोर कहते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी वो है। उसके अलावा निम्न में से कौन सा जीव है जो कि केवल भारत में पाया जाता है। तो दैट आंसर शुड बी डॉल्फिन। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो जितने भी प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं दैट इज कॉल्ड द बोन मैरो ऑफ द डेमोक्रेसी। उसके अलावा सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करने का काम करती है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते
करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं सामने रखी जाती है। उसके अलावा भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाओं में 33% जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग, जो कि आप कह सकते हैं कि इनको आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग भगवान की तरह भी पूजते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है, तो भारत जो एक प्रकार के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलता है, यानी भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, या किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा कागजों में। बात कर लेते हैं हम किस देश में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, तो यूगोस्लाविया में। उसके अलावा अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो उसको नारीवादी कहते हैं। उसके अलावा निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ से आपके न सिर्फ आपके इस एग्जाम में बल्कि बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार जो कि एक प्रकार का बीमारू राज्य या पिछड़ा राज्य की श्रेणी में इसको गिना जाता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि लाल कुर्ती का गठन किसके द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी, अर्थात यहाँ पर आपके सामने निजी उद्योग और आप कह सकते हैं कि जो सहकारी उद्योग हैं, या जो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बेस्ड जो उद्योग हैं वो सब आपको देखने को मिलते हैं। जिस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर की जो इकोनॉमी है वो मिश्रित है, अर्थात मिक्स्ड है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, आप कह सकते हैं सहज है, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। ये आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि का एक नाम है। पटना बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य राजधानी पटना है, तो उसी का इसका आंसर होगा। उसके अलावा भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में वित्तीय वर्ष गिनी जाती है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष गिनी जाती है। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग बिहार की कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, तो इसका राइट आंसर आपका 58 हो जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं बिहार में किसकी प्रधानता है, तो यहाँ पर बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ पर मुख्य रूप से कृषि की जाती है। उद्योग की तो बात ही मत कीजिए, झारखंड से विभाजन होने के बाद भारत में उद्योग नाम मात्र ही बच गए। हाँ, कुछ हद तक पशुपालन किए जाते हैं, खनिज भी बिहार में बहुत अल्प मात्रा में ही मौजूद है। उसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना इज द मेन कॉज ऑफ द सुनामी। उसके अलावा बात कर लेते हैं निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, यानी ऐसी आपदा जो कि इंसान के द्वारा कंडक्ट की जाती है या इंसान की गलतियों से होता है। तो इसमें सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी, ये सभी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हैं कि मानव जनित आपदाओं में गिनी जाती है। महामारी अब कई तरीके की हो सकती है, जैसे एक महामारी तो आप भूखमरी वाली बात कर सकते हैं, या कुछ ऐसी महामारी जो इंसानों की गलती से होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन उपयुक्त सही है, तो आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। आपके सामने ये रहा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके अलावा सब्जेक्टिव भी हमारे पास, जिसको अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से जानना चाहेंगे या डिमांड करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल पर प्यार बरसाते रहिए। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन समय रहते प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।